पनामा लीक्स का तूफान थमने की बजाय मजीद खतरनाक रूप इख्तियार कर गया। अल्लाह अल्लाह करके वजीर आजम कमरा इम्तिहान में आए, खिताब किया, लेकिन ऑपोजिशन को एक भी सवाल का जवाब ना मिला। कहानी खत्म होने की बजाय मजीद कहानियों ने जन्म ले लिया। सियासी मंजरनामे पर अब क्या होने जा रहा है? अगली किस्त मजीद सनसनीखेज होने का इम्कान। कुछ लोग ये इल्जाम भी लगाते हैं जनाब स्पीकर कि हम टैक्स नहीं देते। जाती तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स अदा कर चुका हूं। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। 7 सवाल नजरअंदाज, वजीर आजम का ऐवान में जारहाना अंदाज। बेटों का तज़किरा किया, बेटी का मामला गोल, जवाबात देने की बजाय मुखालफीन पर चढ़ाई। कहते हैं महल्लात में रहने और जहाज़ों में घूमने वाले अपने बारे में भी बताएं। बात चल निकली है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। तोलना है तो सबको एक ही तराजू में तोलना होगा। मुश्तरका TOR बनाने की तजवीज़। जद्दा और दुबई की मिलें बेचकर लंदन में फ्लैट्स खरीदे। वजीर आजम ने ऐवान में ये कहा तो सबने सुना, लेकिन बेटे हुसैन नवाज ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम में क्या कहा था, आप भी सुनिए। गैर मुल्की दोस्तों ने हम लोगों को बगैर किसी शर्त के पैसे देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको कर्ज समझ के लिया और उसके बाद सऊदी बैंक्स ने हमें फंड किया। प्राइम मिनिस्टर के इस वजाहत में हमारे सवालात को 7 सवालात से 70 सवालात और बढ़ा दिए। ऑपोजिशन ने वजीर आजम को पर्चे में फेल कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ ने वो इंकशाफात भी कर दिए जिसका अफसाने में जिक्र नहीं था। पनामा के बाद दुबई और जद्दा भी आ गया। मुख्तसर तकरीर के बाद इमरान खान समेत सब वॉकआउट कर गए। आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए कल सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास तलब। आपको इतनी लंबी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। मियां साहब, आप हमें वो दिखा देते डीड, जो मैंने आपको डीड दिखा दी है। आप ना डिक्लेयर करें, ना बताएं मनी ट्रेल क्या है, ना बताएं कि कैसा गया है, और आप कहें 2005 में लिया था। मियां साहब ने ऐवान में तो कोई जवाब ना दिया। इमरान खान शरीफ खानदान के लंदन में मौजूद 5 फ्लैटों की तफसीलात सामने ले आए। कहते हैं वजीर आजम को ऐवान में इतनी लंबी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं थी। दस्तावेजात दिखा देते तो मामला 5 मिनट में खत्म हो जाता। मियां साहब ने आधी तकरीर तो मुझ पर ही कर दी। सेनेटर एतजाज एहसन ने माइक संभाला तो नए इंकशाफात कर दिए। कहते हैं वजीर आजम ने ऐवान में कहा कि फ्लैट्स 2005 में खरीदे गए। असल में ये प्रॉपर्टी 1993 में अत-तौफीक बैंक से कर्जा लेकर ली गई। शेख रशीद बोले ऐवान से वॉकआउट सबका मुश्तरका फैसला था। अगर ये जुर्म है तो सबसे बड़ा जुर्म जो है ऑफशोर कंपनीज का, वो इमरान मुजरम जो है वो ऑफशोर कंपनीज के वो इमरान खान साहब हैं, और फिर ये छुपाई रखी। वजीर आजम ने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया तो रही सही कसर विफाकी वुज़रा ने बाहर आकर पूरी कर दी। परवेज रशीद कहते हैं ऑपोजिशन ने नवाज शरीफ की तकरीर से नॉकआउट होकर वॉकआउट किया। ख्वाजा आसिफ बोले पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनीज का सबसे ज्यादा तजुर्बा इमरान को है। हमजा शहबाज ने मुनफरिद स्टाइल अपनाया, कहा खान साहब शेरवानी पहन लें, हम वजीर आजम कह देंगे। पनामा लीक्स को हर कोई अपने अंदाज में बयानात का तड़का लगाने लगा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी सियासी शॉट्स खेलना शुरू कर दी। वजीर आजम के असासों की तफसीलात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई। कहते हैं हकायक छुपाने पर नवाज शरीफ आर्टिकल 62-63 पर पूरे नहीं उतरते।
आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 2 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी फौज के हेडक्वार्टर्स का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, इक़्तिसादी राहदारी, 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने, तरबियती अमूर और इंटेलिजेंस ताउन पर तबादला ख्याल। इत्तहादी होने के दावेदार अमेरिका ने पलटी मारी तो दोस्त मुल्क मदद को आ गया। पाकिस्तान ने कई F-16 तैयारे अपग्रेडेशन के लिए तुर्की भिजवा दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वॉशिंगटन ने ज्यादती की, कई लॉबियां हमारे खिलाफ मुतहर्रिक, हम किसी और मुल्क से भी दिफाई साजो सामान खरीद सकते हैं। सूरज ने आज भी खौफनाक ट्रेलर दिखाए। बेशतर शहरों का पारा 40 से तजावुज, कराची और अंदरूनी सिंध में लू के थपेड़े। कल नवाब शाह का पारा 49 डिग्री को छूने का इम्कान। हौसला अफजा खबर यह है कि शहर कायद में हीट स्ट्रोक के कोई इम्कानात नहीं हैं। भारतीय गुजरात का हाल भी कराची से कुछ मुख्तलिफ नहीं। खातून रुकन पार्लियामेंट पूनम मादम इलाके के दौरे पर पहुंची तो स्लैब पर खड़े होते ही नाले में जा गिरी। सर पर शदीद चोटें आईं, लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। अपोजिशन का दर्द और बढ़ा दिया। वजीर आजम का खिताब मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। 7 सवाल का पर्चा आउट हुआ लेकिन जवाब एक भी ना मिला। खिताब ने दवा की बजाय ऑपोजिशन का दर्द और बढ़ा दिया। पनामा लीक्स का तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर आजम का खिताब मुस्तरद, ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। वजीर आजम का नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद भी की। वजीर आजम नवाज शरीफ का यह खिताब 7 सवालात का पर्चा आउट हुआ लेकिन जवाब एक भी ना मिला। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है ये। नवाज शरीफ ने सवालात 70 से भी बढ़ा दिए, ऐसा कहना था ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का। वजीर आजम तकरीर से ऑपोजिशन को मुतमईन नहीं कर सके। कप्तान सबूत लेकर आए लेकिन वॉकआउट ने खिताब का मौका ना दिया। पैनामा पेपर्स का नाम दिया गया, एक कमीशन के क्याम का ऐलान कर दिया। एहतसाबी अमल का सामना करने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन की टीओआर's किसी बदनुवानी और करप्शन की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्द के गिर्द घूमती हैं और वो फर्द मैं हूं। पनामा पेपर्स पर वजीर आजम से मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो 7 सवाल पूछे उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं मिला। इस रिपोर्ट में मेरे 2 बेटों का जिक्र भी आया। भरपूर अपोजिशन में वजीर आजम कौमी असम्बली के इजलास में आए जरूर, पनामा पेपर्स पर सफाई भी दी लेकिन अपने अंदाज में। वजीर आजम अपनी लंबी तकरीर में अपोजिशन के पूछे गए किसी एक सवाल का जवाब भी ना दे सके। कुछ लोग ये इल्जाम भी लगाते हैं जनाब स्पीकर कि हम टैक्स नहीं देते। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मेरे खानदान के सनती और कारोबारी इदारों ने गुज़श्ता 23 साल के दौरान, इन्हें उसमें से 7 साल 8 साल बाहर के भी लगा लें जब इस मुल्क में हम नहीं थे, 23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए। वजीर आजम चंद रोज पहले अपोजिशन के इन सवालात का जवाब न देने का बयान भी दे चुके थे। मैंने फैसला किया है। उन्होंने टीवी पर अपने कौम से खुताबात की तरह असेंबली में भी तकरीर में पनामा पेपर्स में फंसे अपने बेटों से कहानी शुरू की और जद्दे में स्टील मिल और फिर लंदन फ्लैट्स कब और कितने में खरीदे इनकी तफसील भी बताई। लेकिन इनकी तकरीर के फौरन बाद ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह उठे और उन्होंने 7 सवालों का जवाब ना मिलने पर सारी ऑपोजिशन को लेकर बाइकआउट कर दिया। मिस्टर स्पीकर, हम आए थे, 7 सवाल दिए और बड़े आसान और बड़े मासूमाना और उनकी वजाहत भी ऐसे ही चाहते थे, मगर प्राइम मिनिस्टर के इस वजाहत में हमारे सवालात को 7 सवालात से 70 सवालात और बढ़ा दिए।
सैयद खुर्शीद शाह के पीछे तहरीक इंसाफ के लीडर्स और शेख रशीद सारे ही बाहर आ गए और मीडिया के सामने बारी बारी वाजे किया कि 7 सवालों के जवाब की जगह इन्हें कैसे वजीर आजम की तकरीर से मायूसी हुई, जबकि कुछ ही देर में वुज़रा भी वजीर आजम की तकरीर का दिफा करने निकल आए। ऑपोजिशन जमातों ने कल एक बार फिर इकट्ठे होकर वजीर आजम के जवाब का जायजा लेने का अंदिया दे दिया है। मर्जी से सऊदी अरब गए, कोई तकलीफ नहीं गुजरी, प्रेशर से गए। सुना जरा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि माजी में कड़े एहतसाब से गुजरे, आज भी हर एहतसाब का सामना करने को तैयार हैं। पानामा लीक्स में उनके 2 बेटों का जिक्र आया, मगर वो कई सालों से बैरूने मुल्क रहते हैं, वहां के कवानीन और ज़ाब्तों के तहत कारोबार कर रहे हैं। ऑपोजिशन के TORs का दिलचस्प पहलू ये है कि जिस शख्स का पनामा में जिक्र नहीं, उस पर कमीशन के क़याम और तहकीकात के आगाज से पहले ही फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। गर्म मौसम में गर्मा गर्म सियासी माहौल में वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के इजलास में आए और पनामा लीक्स पर तमाम पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से TORs बनाने की तजवीज़ दे दी। असूलों, इखलाकियात और एहतसाब की बात करनी है तो फिर अलग अलग म्यार और अलग अलग पैमाने नहीं चलेंगे। तुलना है तो सबको एक ही तराजू में तुलना होगा। नवाज शरीफ ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि जद्दा और दुबई की मिलें बेचकर लंदन के फ्लैट खरीदे। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। वाज़े और 2 टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। वज़ीर आज़म फिर जारहाना अंदाज में आए और ऐलान किया कि वो हर किस्म के एहतसाब के लिए तैयार हैं। किसी तहकीक के बगैर बेबुनियाद इल्जामात लगाने से सियासतदान ही बेएतबार नहीं होते, सियासत भी बेवकार हो जाती है। ये मामला अब यूं खत्म नहीं हो सकता और ना ही इसे ऐसा होना चाहिए। बात चली निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के इल्जामात को धारते हुए कहा कि वो कारोबार से सियासत में आए हैं, सियासत से कारोबार में नहीं आए। मेरे पास छुपाने को न पहले कुछ था और न आज है। मेरा खानदान पाकिस्तान का वाहिद खानदान है जिसने सियासत में कुछ बनाया या कमाया तो नहीं, अलबत्ता गवाया जरूर है। वज़ीर आज़म ने नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद के नस्तर चलाते हुए इनसे ज़राए आमनी पूछ लिया। मैंने पूरी दयानतदारी के साथ अपने खानदानी कारोबार और माली हैसियत की तफसील बयान कर दी है। आज आलीशान गाड़ियों में घूमने, बड़े बड़े किता हाय जमीन पे फैले मोहल्लात में रहने वाले, हेलीकॉप्टर और जहाज़ों में उड़ने और दुनिया भर की सैर सयाहत करने वाले भी मुनासिब समझें तो इस अवान और कौम को आगाह कर दें कि उनके सफर का आगाज कैसे हुआ। वज़ीर आज़म ने अपने टैक्स की तफसीलात भी कौमी असम्बली में पेश करके अपने कारोबार का माजी तस्वीर के साथ बयान किया। मेरे खानदान के सनती और कारोबारी इदारों ने गुज़श्ता 23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए हैं। जनाब स्पीकर, जाती तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स अदा कर चुका हूं। तकरीर के दौरान लीगी अरकान अपने कायद के खिताब के दौरान तालियां बजाते रहे। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा है कि उन्होंने दुबई और जद्दा की मिलें बेचकर लंदन में फ्लैट खरीदे, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने दुबई की मिल से मुतालिक क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। तो उस वक्त 2 जो है ना सोर्सेज ऑफ फंड्स थे मेरे पास। एक ये कि कुछ करीबी दोस्तों ने, गैर मुल्की दोस्तों ने हम लोगों को, उन्होंने, बल्कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बगैर किसी शर्त के पैसे देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको कर्ज समझ के लिया और उसके बाद सऊदी बैंक्स ने हमें फंड किया, जिससे इंतहाई कम सरमाए के साथ हमने एक छोटी सी मिल लगाई। और वो मिल भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे अपने ही ख़ानदान की लगाई हुई मिल थी दुबई में।
मैं ख़ुद दुबई गया ज़ाती तौर पर, जाके मैंने उसे वहाँ ख़रीदा और इंतहाई अर्जा ख़रीदा, क्योंकि वो पड़ी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने बंद करके रख दी हुई थी। और आप यकीन जाने कि जो मालिक था, जो ना उस वक्त जिसके पास गया, वो ये सोचे बैठा था उस वक्त कि शायद अब नहीं बिकेगी, ये स्क्रैप हो चुकी है। वो वहाँ से जो ना इंतहाई अर्जा मैंने कीमत पे उठाई। अहम खबर दें आपको, ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के जवाब ना देने पर न सिर्फ बेचैनी बढ़ गई है बल्कि कई और सवालात उठ गए हैं। ये कहना है खुर्शीद शाह का, जिन्होंने कहा कि बेचैनी बढ़ गई है वज़ीर-ए-आज़म के जवाब न देने पर। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो इंकशाफात किए हैं उनका जिक्र अफसाने में नहीं था। ये कहना है ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत से 70 सवाल और बन गए हैं। ये कहा खुर्शीद शाह ने। उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे बैठेंगे और लाहे अमल बनाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ कौमी असम्बली में आए भी और अपना मौक़िफ़ भी पेश किया, लेकिन अपोजिशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मुख्तसर खिताब में कहा कि वजीर आजम ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और अपोजिशन अरकान को लेकर ऐवान से वॉकआउट कर गए। मैं नहीं समझता कि मैं इस अगस्त हाउस का टाइम वेस्ट करूं और ये कहूं कि नहीं तकरीर शुरू कर दे और तुम बुरे हम बुरे, तुम चोर हम चोर। इस कहानी में हम नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं कि कौम सवाल के जवाब मांगती है और कौम को जवाब चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर आजम की तरफ से सफाई का मौका जाया करने पर अफसोस का इजहार भी किया। प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में खिताब किया, वजाहत देने की कोशिश की, उसमें वाज़ेह तौर पे वजाहत देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंकशाफ बहुत किए, जिसका जिक्र अफसाने में शायद नहीं था। खुर्शीद शाह के बाद माइक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर एतजाज एहसन ने संभाला और लंदन में मौजूद शरीफ खानदान के फ्लैट्स की हकीकत खोल कर रख दी। मियां नवाज शरीफ ने अब फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है कि 2005 में शरीफ खानदान ने ये फ्लैट खरीदे लंदन में। असल में 1993 और 94 में खरीदे गए। अल तौफीक बैंक का कर्जा $32 मिलियन उतारा गया, जो शरीफ खानदान ने लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आजम के जवाबात को मुस्तरद करते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अब अपोजिशन का अगला कदम क्या होगा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा सुबह 10 बजे इकट्ठे होंगे और मिलकर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी सारे मामले पर बात करते हैं। विफाकी वजीर मोहम्मद जुबैर इस वक्त हमारे साथ हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, 7 सवालात पूछे गए ऑपोजिशन की जानिब से, लेकिन ऑपोजिशन का यह कहना है कि किसी एक भी सवाल का जवाब वजीर आजम के खिताब से आज उनको नहीं मिला। तो इसका मतलब कि वजीर आजम आज के खिताब से ऑपोजिशन को मुतमईन तो ना कर सके। वो तो मुतमईन जाहिर है, इमरान खान को हमने 20 साल में मुतमईन नहीं कर सकते थे, आज कैसे कर सकते थे। 7 सवाल जो थे उनका 4 मेन टॉपिक्स पर फोकस था। मनी ट्रायल कि कैसे पैसा पहुंचा और उससे फ्लैट लिए गए, टैक्स के हवाले से, ऑफशोर कंपनी के हवाले से, और ये इस किस्म के सवालात जो थे, और उनकी जात के हवाले से कि जी उन्होंने कब और टाइमिंग के हवाले से कि ये अपार्टमेंट्स कब खरीदे। तमाम सवालों के जवाब दिए। अब ये कोई वो इमरान खान हेडमास्टर तो है नहीं कि जी वो सवाल एक पढ़ते और उसके हिसाब से जवाब देते। उन्होंने ये पूछा कि आपने कब खरीदे थे, वजीर आजम ने बता दिया कि कब खरीदे थे। इन्होंने ये पूछा कि पैसा कहाँ से पहुंचा था, वजीर आजम ने मनी ट्रेल बता दिया, दुबई, दुबई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से लंदन। अब होना तो ये चाहिए था, उन्होंने ये पूछा था कि आपकी ऑफशोर कंपनी है कोई,
तो वजीर आजम ने कहा कोई मेरी ऑफशोर कंपनी नहीं है, मेरे बच्चों की ऑफशोर कंपनी है। तो कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया? लेकिन जुबैर साहब, जहां तक बात फ्लैट्स की है कि फ्लैट्स कब खरीदे गए, वो तो जब मीडिया से बात की इमरान खान साहब ने तो उन्होंने तमाम तफसीलात बता दी, डेट्स के साथ बता दी कि 93 में ये फ्लैट्स खरीदे गए। लेकिन वजीर आजम साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, वो तो कुछ और डेट्स बताते हैं। वो बात है, वजीर आजम सही बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर बहुत सोच समझ के बात की जाती है, इसीलिए इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं, इसी वजह से, क्योंकि उनको पता था कि वो आराम से गलत बयानी कर सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर जाके। क्वेश्चन ये है जो आप भी पूछ लें उनसे, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी आपने एतजाज हसन का शॉट सुनाया था, शरीफ खानदान की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वजीर आजम और उनके बच्चों की। बहुत बड़ा फर्क है। वो जो कहते हैं ना कि अल तौफीक केस में वजीर आजम और उनके बच्चों का नाम नहीं है जी। वजीर आजम और उनके बच्चों की शेयर होल्डिंग 93 में नहीं थी इन प्रॉपर्टीज में, 2005 में सही। तो ये कहना कि जी वो शरीफ खानदान, भाई पहली बात तो ये वजीर आजम उसमें पनामा लीक्स में है ही नहीं नाम उनका, उनके बच्चों का, फिर भी वो अपना जवाब दे रहे हैं, अपना पूरा 1970 से ट्रेल बता दिया उन्होंने। और आप यहाँ बैठ के एक वो कह रहे हैं कि पूरे खानदान का जवाब दें, तो ज्यादती वाली बात है। हम इमरान खान या जहांगीर तरीन से पूछें कि आपके वालिद जो थे उनको क्यों निकाला था करप्शन केस में। तब जाहिर सी बात है इमरान खान ने। ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए। और अभी आपको बताएं, इमरान खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन में 5 फ्लैटों की मीडिया के सामने पेश कर दी। कहते हैं शरीफ फैमिली ने पहला फ्लैट जून 93 और 5वां फ्लैट जनवरी 2004 में खरीदा। नवाज शरीफ तकरीर की बजाय फ्लैट्स की सेल डीड्स दिखाते रहे। जनाब, पहला फ्लैट लिया गया 93 में, 17 एवन फील्ड हाउस, पार्क लेन, 93, पहली तारीख जून 93 को लिया गया। दूसरा फ्लैट 16 एवन फील्ड हाउस इन्होंने लिया 31 जुलाई 95। तीसरा फ्लैट 16A एवन फील्ड हाउस इन्होंने लिया और कंपनी का नाम था नीलसन, पहली कंपनी का नाम था नेस्कॉल, उसका था 31/7/95। चौथा फ्लैट वो भी उसी दिन लिया नेस्कॉल के नाम से, 17A एवंसफील्ड, 23 जुलाई 96। इनका जो 5वां फ्लैट वो लिया गया 2004 में, 29 जनवरी 2004। ये हमारे पास डिटेल्स है। इसी से जुड़ी अहम खबर आपको दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में सच नहीं बोला। वजीर आजम ने फ्लैट्स खरीदने की दस्तावेजात क्यों नहीं दिखाई? वजीर आजम ने फ्लैट्स खरीदने की दस्तावेजात क्यों नहीं दिखाई, इमरान खान का ये सवाल। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में सच नहीं बोला और आधी तकरीर मुझ पर ही कर दी। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि 81 से 93 तक नवाज शरीफ की औसत माहाना आमदनी 22,600 रुपए थी। मुख्तसर चीज है, आपको इतनी लंबी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने भी वजीर आजम के कौमी असम्बली में खिताब को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वजीर आजम ने अपोजिशन के 7 सवालों का जवाब नहीं दिया। 5 मिनट लगने थे कि जिस तरह मैंने आपको डीड किस दिन खरीदा, मैंने वो भी बता दिया किस दिन बिका। आप ना डिक्लेयर करें, ना बताएं मनी ट्रेल क्या है, ना बताएं कि कैसा गया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने 2011 में मरियम नवाज को अपने वालिद नवाज शरीफ से तोहफे में मिलने वाली रकम का भी जिक्र किया। ये कहते हैं कि मरियम नवाज इनकी डिपेंडेंट है। 2 करोड़ 40 लाख रुपया मरियम नवाज को गिफ्ट किया। अपनी ये इनकी, मैं मियां साहब की अपनी रिटर्न्स में बता रहा हूँ, टैक्स रिटर्न्स में 2011 की। डिपेंडेंट 2 कंपनीज ओन करती है ऑफशोर, नेलकॉम एंड नीलसन। इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ की 1981 से लेकर 93 तक की टैक्स तफसीलात भी बयान की। 81 से लेके 93 तक इनकी एवरेज मंथली इनकम 22,600 थी। इनका जो खुद उन्होंने कहा, ये मियां साहब की रिटर्न्स पे है। और उन्होंने जो टैक्स टोटल दिया है, उनका जो एवरेज टैक्स साल का था वो आता है 80,000 रुपया।
नवाज शरीफ के अहले खाना ने लंदन में फ्लैट्स कब खरीदे, इमरान खान ने तमाम तर तफसीलात बयान कर दी। पहला फ्लैट लिया गया 93 में, दूसरा फ्लैट 16 एवनफील्ड हाउस इन्होंने लिया 31 जुलाई 95। तीसरा फ्लैट 16A एवनफील्ड हाउस इन्होंने लिया और कंपनी का नाम था नीलसन, पहली कंपनी का नाम था नेस्कॉल, उसका था 31/7/95। चौथा फ्लैट वो भी उसी दिन लिया नेस्कॉल के नाम से 17A एवनफील्ड 23 जुलाई 96। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लंदन में अपने फ्लैट की खरीदारी से लेकर फरोख्त तक की तफसील भी बयान की। कहते हैं वजीर आजम अपने खानदान की कारोबार की तफसील बताने की बजाय सिर्फ लंदन की फ्लैट्स की सेल डीड्स दिखा देते तो बेहतर था। शहरयार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान ने क्या कहा, ये आपने जाना। उधर वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अहम खिताब किया और उनके खिताब पर अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। क्या कहना है अवाम का, आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बजाय इसके कि मामले को सुलझाने की कोशिश की, उन्होंने इसके ऊपर सियासत ही की, जो कि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। सो मेरा ख्याल है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। जो उन्होंने अपोजिशन ने 7 क्वेश्चन किए थे, टू द पॉइंट उनका आंसर देना चाहिए था वज़ीर आज़म साहब को। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वज़ीर आज़म साहब टू द पॉइंट आंसर देंगे, बताएंगे कि ये पैसा जो ऑफशोर कंपनीज बनी, ये पैसा किधर से आया, अगर इनके बेटों के पास अगर इधर पाकिस्तान से ट्रांसफ़र आया तो उसके डॉक्यूमेंट्स बता दे। स्टूडेंट हो और मुझे नहीं लगता जो आज वज़ीर आज़म ने तकरीर की है कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री थी। बहरहाल उनकी तकरीर ने मायूस किया है कौम को। अपोजिशन के सवालात कुछ थे, मियाँ साहब के जवाबात कुछ थे। मेरा ख्याल है कि आज मियाँ साहब के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आवाम के सामने अपने आप को अच्छी तरह जो है वो अपना बयान दे सकते थे और आवाम के सामने अपनी सफाई पेश कर सकते थे, लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने डिसअपॉइंट किया। अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। स्पीकर इस मामले पर जल्द कमेटी बना दें और तमाम जमातों को इसका हिस्सा बना लें। पार्लिमानी कमेटी इस मसले पर फैसला करे। मैं समझता हूं कि ये शायद उनके पास कोई बात करने को थी नहीं, और देखें, अगर तो सोच ये है कि मैं ना मानूं तो वो एक अलग बात है। अच्छी भली तफसील जो है वज़ीर आज़म ने पेश कर दी और साथ ये हाउस पे कमिट कर लिया कि जो मैं हकायक मैं जो बता रहा हूं ऐवान को, उसकी तमाम शवाहिद और तफसील जो फोरम बनेगा वो मैं उसमें मेरा खानदान पेश करेगा। जी हाँ, पनामा का हंगामा जारी है और अहम इजलास का अहवाल। आज आपने जन्म लेने वाले 5 बच्चे इंतकाल कर गए। अस्पताल जराये के मुताबिक खबर आपको दें, साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर ने BBC को इंटरव्यू देते हुए अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुना दी। कहते हैं रिहाई किसी मौजे से कम नहीं है, अगवाकार बेरहम थे, मेरे खानदान वालों को मजबूर करने के लिए मुझे अजियतें देते रहे। मेरा गोश्त काटते, नाखून निकालते और मेरी कमर ब्लेडों से काटते थे। मुझे कई बार जमीन में भी दबाया गया और कई दिन भूखा रखा गया। टांग में गोली भी मारी गई। जी हाँ, इंतहाई दर्दनाक ये कहानी शहबाज तासीर की। कहते हैं टांग में गोली भी मारी गई। रिहाई किसी मौजे से कम नहीं है, अगवाकार खानदान वालों को मजबूर करने के लिए मुझे अजियतें देते रहे। शहबाज तासीर के हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शहबाज तासीर जिन्हें इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने अगवा किया था, और इस वक्त हम आपको ये हौलनाक इंकशाफात बता रहे हैं जो शहबाज तासीर ने इंटरव्यू दिया है BBC को। उन्होंने कहा कि अगवाकार बेरहम थे, मेरा गोश्त काटते रहे, नाखून काटते रहे, मेरी कमर ब्लेडों से काटते थे। शहबाज तासीर के ये हौलनाक इंकशाफात। बिल्कुल, BBC को इंटरव्यू देते हुए अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई है और कहा है कि रिहाई किसी मोजज़े से कम नहीं है। अगवाकार बेरहम थे, मेरे खानदान वालों को मजबूर करने के लिए मुझे अजियतें देते थे, मेरा गोश्त काटते थे, नाखून निकालते थे और मेरी कमर ब्लेडों से काटते थे। मुझे कई बार जमीन में दबाया गया और कई दिन भूखा भी रखा गया। टांग में गोली भी मारी गई और यह सब कुछ इसलिए किया गया कि खानदान वालों को वो मजबूर करे। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको, शहबाज तासीर के हौलनाक इंकशाफात। ये उन्होंने इंकशाफात किए BBC को इंटरव्यू देते हुए।
अभी आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात की है और पाक चीन इक्तसादी राहदारी समेत अहम मामलात पर बात भी हुई है। DGRSPR की ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ चीन की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ ने चीनी फौज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने चीनी हम मनसब को फौज की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दें, इक्तसादी राहदारी, तरबियती अमूर, दो तरफा दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ चीन की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। ये कंफर्मेशन सामने आई है ISPR की जानिब से। आपको बताएं, ये अहम दौरा हेडक्वार्टर्स का चीनी फौज के गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और खबर यह भी है कि अमेरिका की पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने की बात खटाई में पड़ गई, जबकि मुआहदे के बाद अपग्रेडेशन के लिए कई तैयारे तुर्की पहुंच गए। अपग्रेडेशन पर $7.5 करोड़ खर्च होंगे। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अमेरिका का तैयारे ना देना ज्यादती है। पाकिस्तान का इत्तहादी होने के दावेदार अमेरिका ने F-16 तैयारे देने से इनकार कर दिया और इसी को बहाना बनाकर इमदाद रोक ली गई। उधर तुर्की से मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने कई F-16 तैयारे अपग्रेडेशन के लिए तुर्की भिजवा दिए। तुर्क हुक्काम ने तैयारों की अपग्रेडेशन का बेड़ा उठा लिया। तुर्की पहले ही इन तैयारों के इंजन और स्पेयर पार्ट्स बना रहा है। इस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े कि अमेरिका का F-16 तैयारे ना देना ज्यादती है। मुख्तलिफ लॉबीज जो है पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें हिंदुस्तान की लॉबी सबसे बड़ी लॉबी है। अगर हमें ये इस किस्म की फैसिलिटीज जो हैं उनको रोका गया तो फिर डेफिनेटली हम वेपन्स के लिए, अपने आप को आर्म करने के लिए, अपनी दिफा के लिए जो आर्म्स हैं वो दूसरी मार्केट से खरीदेंगे। वजीर दिफा ने साफ साफ बता दिया, हक्कानी हो या कोई और ग्रुप, हमारे लिए सारे नेटवर्क ही बुरे हैं। यहां कुछ बात करते हैं मौसम की। सूरज फिर गजबनाक हो गया और कराची में हर तरफ लू के थपेड़े चेहरे झुलसाने लगे। कल पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अंदरूने सिंध भी गर्मी की जद में रहेगा। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। शहर कायद और अंदरूनी सिंध में मुस्तकबिल करीब में पड़ने वाली चिलचिलाती गर्मी के ट्रेलर अभी ही से चलने शुरू हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने मंगल को भी शहर का दर्जा हरारत 3 डिग्री इजाफे के साथ 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की पेशगोई की है। पीर को भी गर्म और मरतूब मौसम की वजह से दर्जा हरारत में न सिर्फ इजाफा देखने में आया, बल्कि हवा में नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से हब्स की कैफियत पैदा हुई। मंगल को गैर मामूली गर्मी का ये सिलसिला सिर्फ कराची तक ही महदूद नहीं होगा, बल्कि गर्मी की लहर अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला पर भी असर अंदाज होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवाब शाह का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। ताहम अंदरूनी सिंध के मुकाबले में कराची में समंदरी हवाओं से दर्जा हरारत कुछ हद तक मुतवाजन रहेगा। मौसम का हाल जानने वाले ये भी कहते हैं, गर्मी की ये लहर सिर्फ एक दिन के लिए है, बुध से मौसम दोबारा मुतदल हो जाएगा। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान से आपको खबरें दें। दौरा इंग्लैंड से पहले पाकिस्तानी टीम फिटनेस मसाइल का शिकार हो गई। लेग स्पिनर यासिर शाह की मेडिकल रिपोर्ट्स में पुराने इंजरी की निशानदही ने मेडिकल टीम को परेशान कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते यासिर शाह के घुटने का